लाइव। लाइव वगैरह। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रात्रि के 9 बज रहे हैं और आज जो हमारा जो लाइव है वो कई उद्देश्यों पर आधारित है। इस लाइव में हमारे साथ मुकेश जी चिंपा भी है। आप लोग सभी लोग इनको जानते हैं। मुकेश जी चिंपा के साथ साथ श्री राहुल जी डाका है, जो हमारे साथ काफी भर्तियों से जुड़े हैं और काफी बार युवाओं के हित में कार्य कर चुके हैं। और राजस्थान के तमाम युवा साथी जो मेट्स को लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को महाशिवरात्रि जो हम पर्व है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। बिल्कुल सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को हर हर महादेव। और एक बार आप लोगों से मैं परिचय करा चुका हूं। हमारे जो लाइव में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, दो साथी हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं, मुकेश जी चिंपा और राहुल जी ढाका। आप सभी को हम चर्चा करेंगे जो रीट की जो कट ऑफ आई है उस पर सार्थक चर्चा होगी कि कट ऑफ किस प्रकार रही है, किस प्रकार से होगा और आगे क्या होना चाहिए। एक दो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 8 तारीख को कोर्ट की जो सुनवाई है उसमें क्या रहेगा, कोर्ट में जो हियरिंग होनी है उस पे हम सभी लोग आप लोगों से चर्चा करेंगे। आप सभी को महाशिवरात्रि की पुनः बधाइयां। मुकेश जी भी जुड़ चुके हैं। 8 तारीख को क्या रहेगा कोर्ट का, क्या यज्ञ शर्मा जी जैसे कमेंट कर रहे हैं केवल पिटिशनर के लिए प्रयास चाहिए और चाहिए, तो सारी चीजें आप लोगों के बीच में आज रखेंगे कि हम किस प्रकार से इस केस को देख रहे हैं और किस प्रकार से ये केस अ, हमारा आगे बढ़ना चाहिए। तो आप सभी जितने भी युवा साथी जुड़े हुए हैं, तमाम राजस्थान के युवा साथियों को जोड़ने की प्रयास करें। पहले मैं स्वागत करूंगा राहुल जी ढाका, आपका स्वागत है। मुकेश जी चिंपा, आपका भी स्वागत है इस लाइव के माध्यम से। धन्यवाद। सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो पूरे तमाम जो राजस्थान के जितने भी साथी हैं, युवा साथी हैं, सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। लो, मुकेश जी का जो शुभकामनाएं दी है वो स्क्रीन पे भी आए हैं। आपके जितने भी जो कमेंट होगा वो स्क्रीन पे हम कोशिश करेंगे जो शो करने की। आपके जो भी सवाल है वो भी आएंगे। आप इससे रिलेटेड है वो अन्य भर्ती से रिलेटेड आप अपने सवाल रख सकते हैं, जिसका हम सार्थक चर्चा के रूप में आपको जवाब देंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कई लोगों के सवाल थे कि अर्ली हियरिंग होनी चाहिए या सभी शामिल होने चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या प्रयास है और किस प्रकार से ये भर्ती प्रक्रिया का काम है। तो उन सब चीजों को लेके मैं आप लोगों को बीच साथ में रखूं। मुकेश जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप बार बार इसको प्ले ऑन ऑफ का जो भी इश्यू है तो आप रखें। एक सबका सवाल है, मुकेश जी 8 तारीख को क्या होना चाहिए, अर्ली हियरिंग होगी, क्या होगी? देखो सर, ऐसा है, अपन अगर जो कुछ बीएसटीसी धारी है, या मैं ये कहूंगा कि जो उनके नेता है, वो ये चाहते हैं कि अपन जल्दबाजी करें। और कई बार क्या होता है, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। मैं मानता हूं कि हमारे अभी कट ऑफ जारी हो चुकी है, और कट ऑफ जारी होने पे बहुत सारी युवा साथियों को ऐसा लग रहा है कि उनको जल्दबाजी में नियुक्ति दे दी जाएगी सरकार। देखो, आज भी न्यूज़पेपर में भी आया था कि कम से कम अगर सरकार जल्दी से जल्दी करे, तब भी अप्रैल लास्ट तक उनको नियुक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि आपको पता है 2 गुना कट ऑफ जारी हुई है। कम से कम 15 दिन, अभी तक तो डेट भी नहीं दी है डीवी की। 15 दिन उनकी है, तो अपना काम अभी 6-7 दिनों का है। 8 तारीख सबसे अपने लिए इम्पोर्टेंट है। और जो कुछ साथी बोल रहे थे कि 2 तारीख को हियरिंग करवा लो, तो उनका टारगेट क्या था? उनका टारगेट एक ही था कि बीएड वाले जल्दबाजी करें। जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है एनसीटी का टाइम और इनका टाइम अकॉर्डिंग टू मैच ना हो। मैच नहीं होगा तो हो सकता है कि टाइम पे नहीं पहुंचे। जो तुषार मेहता जी है एनसीटी की तरफ से आ रहे हैं, और जो एमएचआरडी की तरफ से ऐश्वर्या भाटी जी आ रहे हैं, तो किसी एक का भी अगर टाइम थोड़ा सा शेड्यूल चेंज होता है, तो शेड्यूल चेंज होने की वजह से तो उसका थोड़ा बहुत खामियाजा हमें जरूर भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केस में कहीं दिक्कत है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है फाइनेंशियली रूप से, क्योंकि उस दिन अपने वकील उतर जाए और थोड़ा बहुत अगर ऐसा लगे कि हाँ नेक्स्ट हियरिंग एक हियरिंग और चली जाए,
तो अपने लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अपना एक ही टारगेट है, 8 तारीख को जो भी करेंगे बढ़िया दमदार सारी चीज, सभी एडवोकेटों से राय लेके जो अपन पूरे, यही बात सामने आई है कि 8 तारीख को अपने लिए बेस्ट रहेगा। मुकेश जी, और इस, हाँ आप जी। एक और सवाल जो बार बार लड़कों का आ रहा है, यज्ञ जी वेट करो, एक बार मैं बताऊंगा, ट्वीट भी आ जाएगा। सवाल बार बार ये आ रहा है कि जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे कई लोग ये कह रहे हैं कि पिटिशनर ही अलाउ होंगे या अन्य भी होंगे। देखो सर, मैं इस चीज के बारे में स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ। जिस हिसाब से अभी तक बीएड वालों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है, और न ही उनकी कट ऑफ आई है, नए फॉर्म भरवाए गए हैं, तो राज्य सरकार ये चाहेगी, राज्य सरकार ये चाहेगी कि इस भर्ती को देरी ना करते हुए, क्योंकि जब तक एजी ये नहीं बोलेगा कि हम इस भर्ती प्रक्रिया को लेट करना नहीं चाहते, हो सकता है अगर फाइनल हियरिंग ना हो 8 तारीख को और भर्ती प्रक्रिया पर स्टे आ गया, तब वहां पे राज्य सरकार के जो एजी है ये जरूर बोलेंगे कि हम इस भर्ती प्रक्रिया को विलंब करना नहीं चाहते, काफी टाइम से चल रही है, तो आप एक काम कीजिए, हो सकता है जो अभी तक जो याचिकाकर्ता पहुंचे हैं, तो उनको हम रिजल्ट जारी करते हुए उनसे ऑफलाइन फॉर्म भरवाते इनके कटऑफ में शामिल करवा दिया जा सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है, ये चांस है, क्योंकि इस बार ये है कि कट ऑफ जारी हो गई है, तो इतना लंबा, क्योंकि अगर ऑफ दोबारा फॉर्म खुलते हैं, ऑनलाइन फॉर्म खुलते हैं, तो इतने सारे बीएडधारी है, बहुत लंबी प्रोसेस चली जाएगी, 2 महीने तक फॉर्म चलेंगे। जो पिटिशनर है वो आपको पता है उनकी मात्रा बहुत कम है, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, सरकार को 2-3 दिन लगेंगे रिजल्ट जारी करके। एक और बड़ी बात और है, देखो मैं हाँ जी। तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। एक बड़ी बात यह भी है कि जिस कट ऑफ जारी हुई है, जनरल 130 गई है, हाँ ओबीसी जी। 127, ईडब्ल्यूएस 124। आपको पता है अपेक्षाकृत कट ऑफ ज्यादा गई। तो कट ऑफ ज्यादा जाने से बहुत सारे, मैं ये मानता हूँ कि युवा साथियों के साथ आघात हुआ है या कुछ और हुआ है, या फिर पेपर ही सरल था, इस प्रकार की जो कई बातें निकल के आ रही है। इस पे मेरे हिसाब से राहुल जी ज्यादा बेहतरीन जवाब देंगे। तो कई सर, युवा साथी परेशान भी थे, कई युवा साथी परेशान भी थे उस तारीख को, और हम भी ये कह रहे थे कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। ये एक छोटी सी एक धैर्य की परीक्षा थी, जिस धैर्य रखना आवश्यक था, और कई लोगों ने इस बात को समझा भी है। तो क्या इसमें कितना बड़ा ये रोल है, किस प्रकार से जो कट ऑफ हाई गई है, अगर एक गुना में क्या चली जानी चाहिए? और दूसरी बात ये कि अगर यदि बीएड वाले भी शामिल हो जाते हैं और हो जाते हैं, तो ये इसका कितना बड़ा रोल हो जाएगा? असलम जी, देखिए पेपर का जो लेवल था ना वो ठीक था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था, और जो बच्चों के नंबर आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं। कोई पेपर आउट का कोई रोल नहीं है इसमें। और रही बात कट ऑफ की, डबल की आई है तो सिंगल की में 3 या 4 नंबर बढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। 100 जो जनरल की कट ऑफ है वो 134-35 के लगभग रहने वाली है। हाँ, अगर बीएड शामिल हो जाती है तो 135 प्लस हर कैटेगरी क्रॉस होगी, ओबीसी और जनरल के अलावा। ओबीसी और जनरल 135 प्लस क्रॉस होगी, ये निश्चित है। तो आप नहीं मानते हो 90% कट ऑफ जा रही है? नहीं नहीं नहीं, पेपर का थोड़ी लेवल थोड़ी देखो ना आप। पेपर का लेवल देखो आप। जैसे साइंस मैथ वाले हर स्टूडेंट है उनके 130 प्लस नंबर है। अच्छा। पेपर लीक का कोई मैटर नहीं है इस लेवल टेस्ट में। अच्छा, चलो मुकेश जी, मैं आपको क्या लगता है कट ऑफ का एंगल देखो क्या सर, लगता ऐसा है, जब राज्य सरकार खुद मान चुकी है कि एक स्ट्रांग रूम में पेपर आउट हुए हैं, सचिव को बर्खास्त कर दिया है, आरपीसी के चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया है, सॉरी, बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया है, तो मैं ये नहीं कह सकता बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ रहा है। मान सकते हैं कि पेपर थोड़ा लेवल इजी था, लेकिन इतना भी इजी नहीं है, खुद पेपर देख के आया हूं मैं। ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आ रहे हो, कोई ऐसा थोड़ी अल्टीमेटम की एक किताब दे रखी है अपने को और उसी किताब से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी विद्यार्थियों के 10 में 10 आ रहे हैं। जैसे अपन टेस्टों में लेते थे कि ये 4 क्वेश्चन है, पढ़ के आने हैं, और 10 में 10 सभी लगभग क्या होता था, क्लास में से आधे लड़कों के 10 में 10 आ जाते थे।
जैसे मैंने एक चीज देखी तो है। ऐसा, हाँ हाँ, बताइए बताइए मुकेश जी। तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ रहा है इसमें, लेकिन मेन इश्यू ये नहीं है। मेरा जो मेन टारगेट है वो एक ही है कि चाहे, मेरा एक ही टारगेट है, चाहे कुछ भी हो, लेवल फर्स्ट में बीएड का हक है तो वो हक दिला के रहेंगे। मेन अच्छा टारगेट अच्छा। वही है, उसी आठ पे मैं आठ कार्य कर आठ रहा तारीख हूँ। को जिसमें मीटिंग है, मुख्य बात से अभी यूनुस चौधरी भाई ने भी कमेंट कर रखा है कि आप सफल होंगे 8 तारीख को, ऐसा उम्मीद है, बीएड अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला आएगा 8 तारीख को। कितना आपको लगता है, किस प्रकार से आपकी रणनीति है, हमारी रणनीति है, वो साझा करे। थोड़ा सा युवा जानना चाहता है, कई बार वो जो मेन बात है वो चीजें चाहे ना रखे, लेकिन ये चीज ज्यादा जरूरी है। देखो सर, ऐसा है, हमारे जो एडवोकेट है उनसे ब्रीफिंग पहले भी हो चुकी थी, अपन तैयार थे 22 तारीख को, लेकिन एक केस लंबा फंस गया, कंपनी का जो मैटर था, एक केस लंबा फंसने की वजह से। और उस दिन क्या था कि कोर्ट की भी छुट्टी थी, आध लंच टाइम के बाद सिर्फ आधे घंटे ही कोर्ट में बस बहस चली थी, वो भी बहस हुई है, इसी वजह से टाइम नहीं मिल पाया। 2 ढाई घंटे पहले कोर्ट की सुनाई पूरी हो चुकी थी, इस वजह से अपना टाइम नहीं आया। बाकी सारी तैयारियां उसी टाइम भी थी, ब्रीफिंग वगैरह सब कुछ है, और एडवोकेट पैनल से सभी से अच्छे से बात हुई है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है कि अपन लगभग ये मान के चलें कि 8 तारीख को अगर फैसला नहीं आता है तो स्टे जरूर आएगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि फैसले में टाइम लग सकता है, इसका रीजन ये है कि 5 पार्टी है, वो जज के मूड पे डिपेंड करेगा। 5 पार्टी है, एमएचआरडी है, एनसीटी है, राज्य सरकार है, बीएसटीसी है और बीएड है। 5 पार्टी होने की वजह से इसमें थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है लगातार हियरिंग चले, 2 दिन चले, और हो सकता है कि स्टे करते हुए आगे टाइम डेट दे सकती है, अलग अलग परिस्थितियां हैं। हो सकता है याचिकाकर्ताओं को शामिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दे। इसमें अलग अलग कंडीशन निकल के आ रही है, वो जिस टाइम जो बहस होगी उसका क्या फैक्ट रहेगा, वकीलों की क्या पैरवी रहेगी, उसके बेस के हिसाब से जज का माइंड सेट होगा और उसी के बेस पे वो फैसला लेगा। अपन ये अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन पर ये भी नहीं कह सकते कि यही होगा। बाकी ये है, अपना केस 100% मजबूत है, और जहां तक रहा, 8 तारीख को सभी बीएडधारियों के चेहरे पे मुस्कान होगी। अच्छा अच्छा। देखो दोस्तों, जितने भी लोग लाइव सुन रहे हैं, एक बार मुकेश जी बने रहे, मैं इनको सारी एक एक बात में बताना चाहता हूँ। तो जितने भी लोग लाइव सुन रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 8 तारीख को हमारी तरफ से सुपर सीनियर मुकुल रोहतगी जी मौजूद रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश थी पटवाले जी को उतरवाने की, कोशिश हम आगे भी करेंगे। पहले पिछले हियरिंग में हमने उनको उतारा था, लेकिन अब देखते हैं जिस प्रकार से हमारे पास वैकल्पिक साधन संसाधन उपलब्ध होंगे, उस हिसाब से हम काम करेंगे। हाँ, मुकुल रोहतगी जी उस दिन मौजूद रहेंगे, और उसके अलावा नरेश कौशिक जी, वर्धमान कौशिक जी, रघुनंदन जी और अन्य, देवेंद्र बनर्जी और वो एओआर हमारे अमित के पवन जी, ये इनकी टीम हमारी मौजूद और रहेगी। हम पूरी कोशिश, हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द पटवालिया इसको जी भी हियरिंग सर, करवाएं। पटवालिया जी भी हाँ, है, पटवाली हो जी सकता। की अपन देखते हैं, पटवाली जी की जिस प्रकार से हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था होती है, उस हिसाब से हम पटवाली जी को उतारते हैं, उतर पाते हैं नहीं पाते हैं वो अलग की बात है। उससे आज ही हमारी चर्चा हुई थी उनसे, अमित के पवन जी से, कई प्रकार की बातें हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि यदि याचिकाकर्ता ही शामिल होते हैं, तो याचिकाकर्ता, इस जो कट ऑफ की वजह से हमारे काफी याचिकाकर्ता आउट हो चुके हैं। ये भी 100 बातों की एक बात सत्य है। और जितने भी याचिकाकर्ता बच्चे हैं, उनके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको शामिल किया जाए, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी याचिकाकर्ता देखो है। सर, इस पे मैं एक जवाब जरूर देना चाहूंगा। जी जी। मैं भी इस कट ऑफ से बाहर हो चुका हूँ, इसका मतलब आप, मैं भी इसको लड़ना छोड़ दूं? नहीं नहीं, लड़ तो रही है ना, तो फिर लड़ने की नहीं, कौन मैं यही ना चाहता समझाना चाहता हूँ, उन युवाओं को है। भी यही समझाना चाहता हूँ कि जो हो सकता है कट ऑफ से थोड़ा बहुत बाहर हो चुके हैं कई, ऐसा नहीं है कि सारे ही हो गए, कोई थोड़े बहुत साथी हैं जिनको उम्मीद थी, लेकिन थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहने की वजह से उनको थोड़ा सा एक झटका लगा है। तो मैं भी ये क्लियर कर देता हूँ, मैं भी और उसी भर्ती आ रही है सर, जोश, और और भी हो भर्ती आ सकता रही है, है और भी भर्ती भर्ती आ भी रही आ है, रही है, अगली लेकिन भर्ती आ रही है। आगे नेक्स्ट हाँ भर्ती आ रही है, और ये कोई ऐसा नहीं है, ये हमें आने वाली हर जो भर्तियां हैं बीएड के हक की लड़ाई लड़ रही हैं। और मेरा जोश उतना ही है, उससे डबल है, ऐसा नहीं है
कि मैं पीछे हट गया हूँ, ऐसा कई बार युवाओं को लगता है कि हाँ, कि मेरा इस बार। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ साथियों, आप टेंशन मत लो, आगे भी भर्ती आ रही है, जिनका जो कट ऑफ से बाहर हुए हैं, आपका जो सहयोग है, इस हम हमें जो आपका सहयोग मिला है, वो सहयोग आपका जाया नहीं जाएगा। उसका आपको एक एक कतरे कतरे का, ये मान के चलो कि हिसाब मिलेगा। और आपका इसका जो भी अपने नेक्स्ट भर्ती आएगी उसमें आपको जरूर फायदा मिलेगा। जो लोग बाहर हो चुके हैं उनके लिए मैं ये बात, क्योंकि मेरे को भी ये लगता है कि कई बार कि वो साथी थोड़े से मायूस है, मेरे पास भी फोन आते हैं, तो मैं उनको यही बात क्लियर करना चाहूंगा कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है, अभी जस्ट भर्ती आ रही है, आप उसके लिए तैयारियां लग जाएं। एक 2,000 सीटों पे तैयारी करते हो और एक 16,000 सीटों पे तैयारी करते हो, उसका फर्क हमेशा ही रहेगा। तो उससे पहले बिल्कुल पहले बिल्कुल। आपको क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा और उसका फायदा जरूर मिलेगा आपको आने वाली भर्तियों में। बिल्कुल सही बात है। हम्म। 8 को होगी या नहीं होगी तो कई सवाल है। 8 को ही हियरिंग होगी, 8 को सुनवाई होगी, और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। ये जैसे दुर्गेश दत्त कह रहे हैं कि सभी को शामिल करवाना, बाकी वही अन्याय है, अन्य को शामिल करवाना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं भाई, जितनी हमसे होती है, हम भीड़ के हित में काम कर रहे हैं, और जो भी होगा आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। अन्य सारी चीजें हैं, आप लोग जैसे जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। ईश्वर भी यही चाहता है। आप लोग घर बैठे ये सोच रहे हो कि सब कुछ हो जाए, तो कुछ नहीं होगा। घर बैठे काम नहीं होता है। और फिर भी हम मुकुल रोहतगी को उतार रहे हैं अपने स्तर पे, जितनी भी हमारी कोशिश बन रही है। और अन्य जो चीजें हैं आप लोगों के बीच में, सारी चीजें हम साझा कर रहे हैं। हमारा जो ग्रुप है, जो बीएड के लेवल 1 की जीत वाला, उसका भी आप लोग, उससे भी आप जुड़े, उसमें सारी जानकारी आपको साझा कर दी जाती है। टेलीग्राम पे ये ग्रुप है, और आप लोग टेलीग्राम पे सीधा सर्च भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे अगर आप जाते हो तो आपको एक ही चीज सर्च करनी है, वो है बीईडी और 1ST, यानी बीएड फर्स्ट। ये आपको सर्च करो, और उसी के साथ साथ आप लोगों को, देखो ये आपको कमेंट भी शो हो रहा होगा। टेलीग्राम पे जाके बीएड फर्स्ट सर्च करें। जितने भी युवा साथी जो जुड़े हुए हैं टेलीग्राम के चैनल से, आप सीधे जुड़े। उसमें आप जितने भी याचिकाकर्ता बने हुए हैं उनकी भी लिस्ट उसमें डाल दी जाती है। और जितने भी युवा साथी को आगे की जो अपडेट होती है बीएड बीएसटीसी वाले केस को लेके, वो भी साझा कर दी जाती है। तो आप सभी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार के जो भी आपके बीच में जो भी चीजें आएगी आप लोगों को साझा कर दी जाएगी। आपके इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चर्चा है। एक महत्वपूर्ण चर्चा है पटवार। पटवार भर्ती का एक मुद्दा है, जिसमें युवा साथी फोर्थ जो पेपर है पटवार का, उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेके, एक मामले को लेके बहुत सारे युवा परेशान हैं। उसमें 4-5 दिनों से लोग धरने पे बैठे हैं। विडंबना ये है कि अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो युवा को परेशानी, नहीं होता है तो भी परेशानी। सरकार को इस पे, इन चीजों पे निपटने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इन मुद्दों को समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नॉर्मलाइजेशन की कहानी क्या होती है? नॉर्मलाइजेशन हर प्रकार से ये होता है कि जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड आता है, जिस शिफ्ट का पेपर फास्ट हार्ड आता है, या जिस शिफ्ट का में पेपर इजी होता है, उनके बीच में वो कैलकुलेशन की जाती है कम अंक या अधिक अंक को करके। लेकिन इस पटवार भर्ती में 2-3 प्रकार की बातें आई है। महत्वपूर्ण बात ये आई थी, उनमें लैंगिक आधार पे भी नॉर्मलाइजेशन की बात रखी जा रही है, जिसपे बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया है। लेकिन बिना कमेटी के प्रति उत्तर के इन लोगों ने आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, जिससे काफी युवा परेशान है। सरकार को इन बातों को स्पष्ट भी करना चाहिए और टाइम पे सकारात्मक जवाब भी देना चाहिए, और जिससे बहुत सारी चीजें आप लोगों के बीच में क्लियर होगी। जय प्रकाश जी आप लिख रहे हैं, भाई अब तो जीत दिला दो, बिल्कुल परेशान ना होइए। 8 तारीख को संभवतः बीएड के हक में ही बात आएगी, और मुकेश जी बोल चुके हैं बीएड को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मुकेश जी कुछ कह रहे थे, अगर सुनवाई होगी, ये बातें बार बार युवा परेशान है। गुरु ऐसा है देखो, क्या है कि मैं वो इंसान हूँ, जब फल मिलता है तभी उसकी खुशी जाहिर करना बेटर रहता है, मेरा मानना ये है। और जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों में हो सकता है अपने साथ थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत नेगेटिविटी रहती है, लेकिन मेरा मानना है इस बार वो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और सभी बीएड धारियों के
चेहरे पे मुस्कान भी आएगी और सबको 8 तारीख को मेरे हिसाब से पता चल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या कमियां थी क्या नहीं थी। लेकिन 8 तारीख को जरूर बियरधारियों के सभी के पक्ष में बहुत कुछ आएगा, बहुत हमारे साथ कुछ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश शर्मा, उनको भी क्योंकि मैंने फैसले बोला को है। लेके नहीं कह सकते कि फैसला 100% होगा, फैसला हो सकता है लंबा चल सकता है, इसलिए नहीं कह सकते कि 8 तारीख को बीएड जीत जाएगी। देखो जीत तभी बोलते कि एक 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 पार्टी हो, सवाल टाइम एक लगे। सवाल मुकेश जी, युवा हाँ पूछ रहे बोलिए। बीएड जीत जाएगी क्या? इस बात की हाँ जी, श्योरिटी दे ये दो आप। सर बीएड 100% जीतेगी। मैं भी कह रहा हूँ, 100%। जिन तक हाँ, चीजों को बीएड हाई हंड्रेड कोर्ट में परसेंट रखा था, जीतेगी। सबको मैं पता है हाई कुछ कोर्ट में साथी क्या हुआ था। कुछ साथी ये भी बोल रहे हैं कि इसी भर्ती में हो जाएंगे क्या शामिल। तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, इसी भर्ती में ही शामिल होंगे बीएडधारी। उस बात को लेके आप कतई टेंशन ना लें। बस 8 तारीख वाली बात ऐसे है, 8 तारीख को हो सकता है 8 की 9 डेट लग जाए, कल को आप बोलोगे 8 को, धन्यवाद आपके रमेश। 8 को कुछ नहीं हुआ 9 को होगा। तो ऐसा नहीं मैं बोल सकता, लेकिन ये जरूर है जो भी होगा बहुत अच्छा होगा सभी बीएडधारियों के लिए। अच्छा, रमेश शर्मा जुड़े हैं अपने साथ। रमेश जी, पहले तो अपने मोबाइल का थोड़ा सा कैमरा सही करो, शायद तक खाना वाना के हाथ वगैरह लग गए होंगे चिकनाश के। दूसरा मैं हाथ वगैरह महत्वपूर्ण नहीं बात ये लगे कह अब। रहा हूँ। अच्छा, मोबाइल को नहलाया नहीं होगा। थोड़ा सा आप बैकग्राउंड चेंज करो, इस साइड से शायद तक लाइट नहीं पड़ रही है। बात है मेरा वो चीज नहीं की, फिर थोड़ा सा अच्छा, क्रीम वगैरह बताइए। लगाता नहीं जाता। तो सब बड़ी साथियों, खुशी हो रही है। नमस्कार। जैसा कि आपको भाई लाइव साहब इसलिए अभी जोड़ा गया है, आपको लाइव इसलिए जोड़ा गया है, आप मत बोलिए, हम आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं। एक तो जी सब लोग पूछ रहे थे मेरे को 4 नवंबर को क्या हो रहा है। 4 नवंबर को कोई शादी वादी हो रही है क्या आपकी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, जो भी होगी सार्वजनिक कर दी जाएगी, छुपाने वाली कोई बात नहीं है। यानी आप शादी नहीं कराने वाले हो? तो इसका भावार्थ ये भी नहीं हुआ जो आप कह रहे हो। जो भी होगा चलो सब कुछ चलो। आपके बीच मध्य रखूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर फिलहाल जिस बात पे आप चर्चा कर रहे थे उसी क्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जैसे बिल्कुल मुकेश जी बिल्कुल ने अभी बिल्कुल। अभी कि 8 तारीख को सुनवाई होनी है, वो चले तो साथियों इतना ही कहना चाहूंगा, चाहे 8 हो, 9 को हो या 10 को हो, बीकानेरी रसगुल्लों का स्वाद बीएड धारियों को लेवल फर्स्ट में शामिल करवाने, इसमें कोई संदेह है नहीं। मैंने एक चीज और सुनी है, रमेश जी बीच में टोक रहा हूँ। मैंने ये सुना है कि बीकानेरी रसगुल्ले के बाद में लंकेश जी के जूते भी फेमस हो रहे हैं। हाँ, ये सच वो है क्या? किसी साथी ने कमेंट किया था, वो पिछला जो वीडियो था डाला था उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक हिंट दिया था उन तत्वों को जो खुद पर बीएसटीसी का लेबल लगाते हैं। हालांकि उनको मैं बीएसटीसी वाला भी नहीं मानता, क्योंकि सबसे पहले उनके संस्कार होते हैं, सभ्य भाषा का प्रयोग, उनको एक अध्यापक पद का जो लेबल लगा होता है वो प्रदान करता है। उनमें किसी भी प्रकार की, जिन्हें कुछ साथी रूले इस टाइप से भी नाम देते हैं अपने साथी। ये शायद ढाका जी सर दिखाई मैं दे रहे एक हैं। चीज सर एक चीज क्लियर करता हूँ इसके बीच में। कुछ एक एक बात थी जिसको लेके बहुत सारे युवा साथी परेशान चल रहे थे, उसका एक मुद्दा भी चल रहा था। कोई बोल रहा था बीएड थर्ड पार्टी है, कोई बोल रहा था बीएसटीसी थर्ड पार्टी है। शायद आवाज आ रही है मेरी? आ रही है क्या सर? आ रही है, दो बात हेलो। बताइए आप। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा है कि बहुत सारे साथी बोल रहे थे, जिसकी वजह से ये चीजें मुझे क्लियर करने के लिए अब आप लाइव के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, पिटिशन लगाई है बीएड धारियों ने, तो बीएड धारी थर्ड पार्टी कैसे हो गए? हाँ, बहुत सारे जो कुछ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आके बता रहे हैं कि बीएड थर्ड पार्टी है। बीएड थर्ड पार्टी तब तक नहीं हो सकती जब तक बीएड की सुनवाई ना हो जाए। क्योंकि मैं बता देता हूं, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। जिसको अलाउ किया गया था इस केस में सुनवाई के लिए, अलाउ किया गया था 22 तारीख को, अलाउ किया गया था कि इस केस पे सुनवाई होगी। तब तक एनसीटी पार्टी बन के नहीं आई थी। तो इसका मतलब ये है कि एक हियरिंग जो 8 तारीख वाली है वो मेन पिटिशनर के रूम में बीएडधारियों की होगी, और साथ में एनसीटी ने खुद की याचिका लगाई है तो उनका भी मेन पार्टी। तो कहने का मतलब 8 तारीख को कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, क्योंकि बीएसटीसी की बीएसटीसी की तरफ से जो आ रहा है कि बीएड थर्ड पार्टी हो गई है, थर्ड पार्टी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एनसीटी ने चैलेंज बीएसटीसी को किया है, तो उनसे उनसे एक रिजॉइंडर कमेंट आया जरूर मुकेश हो जी सकता आपके है। लिए।
ये कमेंट आया आपके लिए हम्म। मुकेश जी, आप कुछ भी बोल दिया करो, आप भी अच्छे वक्ता हो। ये कमेंट में तो तारीफ अरे हुई है सर ऐसा कुछ नहीं है, या व्यंग हुआ है, ऐसा पता नहीं कुछ भी नहीं है, चल। ऐसा और कुछ नहीं रमेश है। जी आपके लिए भी आया वो है, क्या है, रमेश जी आपके लिए भी आया है, देखो ये। रमेश जी भाई, आपकी थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम है। इसकी खुद में ये पूरा ही प्रॉब्लम है भाई, केवल आवाज से काम नहीं है। ये जब रमेश बनता है तब कुछ ठीक रहता है, लंकेश बनता है तब गलत होता है। अब मेरे समझ में नहीं आ रही है, लाइव तो चल रहा है ना, हाँ लाइव चल रहा है, या फिर बिल्कुल लाइव चल रहा है। लाइव चल रहा है। तो राहुल जी थोड़ा भी सा देख, अब राहुल जी कॉल के आ रहा बारे में है, कोई बार कमेंट बार वगैरह कॉल आ गलत रहे हैं नहीं सर। होना। हाँ तो सर ऐसा है, जब तक ये 8 तारीख को सुनवाई होगी तब तक बीएड भी मेन पार्टी है, और हाँ जब एनसीटी बहस करेगी तब रिप्लाई किन से पूछे जाएंगे, बीएसटीसी धारियों से, तब वो रिजोइंडर पेश करेगी, तब रिजोइंडर पेश करेगी, तब जाके वो इसमें मेन पार्टी के रूप में आएगी, फिर मुकेश जी, ये तो तीन बातें रिस्पोंडेंट हो के गई रूप में आपकी, आएगी, बातें हैं, दो रेस्पोंडेंट कारण के है। रूप में आएगी। ठीक है, तब अब तक मेरी बात आप, सुनो। अरे दीपक सांवरिया जी को भी लिंक भेज दो, वो कह रहे हैं अकेले अकेले राय आएंगे, ढाका जी तो गोली देंगे। ढाका जी भेज दो दीपक जी को भी, वो भी जुड़ जाते हैं। एक सवाल है, बिहार भी ज्वाइनिंग हो चुकी है, राजस्थान में कब? जयप्रकाश शर्मा लिख रहे हैं। तो दोस्त हाँ 8 जी तारीख सर, को बहुत कुछ होगा, आप चिंता करें, सकारात्मक रूप से जुड़े, सारी चीजें आएगी। हाँ जी सर, ये चीजें थोड़ी सी मैं दोबारा क्लियर करना चाहूंगा। जितने भी हमारे साथी बीएड, जो बीएड एकता मंच से थे, जो मुकेश जी, पूरे साथी बिहार से अपना सहयोग कर रहे थे, बिहार से सहयोग कर रहे थे, सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, और सबने अपनी पोस्ट फोटो डाली है ज्वाइनिंग की। किसी को 1 दिन हो गया ज्वाइनिंग किए हुए, किसी को 2 दिन हो गए हैं। तो आप इस कतई ना घबराए, आपको भी ज्वाइनिंग दिलाएंगे, ये बात मुकेश जी एक मेरे साथ। अभी मुकेश जी एक कमेंट आया, पढ़िए। मुकेश जी की दो बातें ही दिल को छू जाती है। सैंडी छिंपा नाम से किसी ने कमेंट किया है। ये ये हर बार असलम जी बोलते हैं, ने दो बात है, दो बात है। गलवा के करवाया है, जानबूझ के करवाया है, चलो आगे बताओ। आगे जानबूझ जो के रमेश जी आप कुछ कह रहे थे, वो चीजें रखो। साथियों, सबसे पहले तो आप इस लाइव को देख रहे हो, सोच रहे होंगे कि इस प्रकार से खुश क्यों है, किस प्रकार से, मतलब एक तनाव सा था बीएड बीएसटीसी विवाद को लेकर, अचानक से ये तनाव गायब क्यों हो गया है। तो जिस प्रकार से हमारी बात कर रही है के श्याम जी साथ मेरे को विवेक, भेजना आप इस बारे में, बट आप डिटेल भेजना, श्याम जी जो कमेंट आ रहा है उस पे कह रहा हूँ, आप मुझे भेजना। आप मेरे को व्हाट्सअप करना, फिर अपन रखते हैं, इसकी आवाज उठाते हैं। बोलिए बोलिए रमेश जी, कंटिन्यू रखिए आप। बीच में बोला के बोला फिर। तो साथियों, आप टेंशन फ्री रहे, निश्चिंत रहे, लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, और बीकानेरी रसगुल्लों का स्वाद भी खाएंगे। और जैसा असलम भाई साहब ने बताया, दूसरी चीज जो फेमस हुई है वो चीजें भी उनके लिए रहेगी, जिन्हें आप बीएसटीसी के पप्पू कहते हो। कुछ एक अपवाद है, सारे बीएसटीसी वालों को सम्मिलित नहीं कर रहा मैं इसमें। बोलो बोलो, पूरे बोलो। डाका जी, काका जी बोलिए, कुछ बोलना है तो। आप बोलो रमेश जी, आप बोलो। एक कमेंट आपके लिए भी आ गया है, हम्म, मुकेश जी के लिए। अच्छी चीजें आ रही है, मेरी बात सुनिए दोस्तों। देखो मजाक नहीं करें आप, अब लगातार इस बात पर लोग जुड़े हैं, और उन चीजों को रिप्लाई कीजिए। रमेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, वो बोलिए आप। अब किसी भी साथी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, उन सवालों पे ही चर्चा कर लीजिए मेरे हिसाब से तो। बाकी और कुछ से छोड़ा नहीं होगा शायद तक। मुकेश जी ने बोलने लायक सबसे पहले सारे सवालों पर चर्चा कर चुके होंगे अपनी दो बातों के माध्यम से। बताइए बताइए रमेश जी। क्या बताएं, कुछ एक पूछो तो सवाल आ सही रहा मुझे। है, एनएम जेएनएम भर्ती 9 साल से भटक रहे हैं। 9 साल से भटकने का कारण है, आप लोगों को गुमराह किया गया, आपको भटकाया गया। आप लोगों को इतना बड़ा गुमराह किया गया, हर बार आंदोलन में आपके युवा साथी बहनें मौजूद होती है। हर आंदोलन को शाम को सुबह कुछ और, शाम को कुछ और रात को कुछ और। बजट से पहले क्या पता कितने बजट में
किस प्रकार से आप लोगों के सपनों का सौदा कर दिया गया। और मुझे अच्छे से याद है 24 फरवरी 2021 की वो काली रात, जिसको आपके बजट जारी होना था और उससे एक दिन पहले आपको गुमराह करते हुए खत्म कर दिया। आप रो रही थी, आपकी आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन एनम भर्ती 2013 बहुत पीछे चली गई, जिसमें सरकार ने आपके पद सर्जित कर दिए थे। फिर आपको कोर्ट का झांसा दिया गया कि कोर्ट में ले जाएंगे। फिर आप लोगों को याचिकाकर्ता वगैरह कोर्ट में ढाला गया और कोर्ट से उस भर्ती को पेंडिंग कर दिया, जिस प्रकार से आज तक वो पेंडिंग पड़ी है। और आप लोगों को 9 सालों से उस प्रकार से आपको पीड़ित बना के छोड़ दिया, जिसका कोई कह नहीं सकते। तो जितने भी एनएम जेएनएम की जो बहनें हैं, आपको खुद अपनी आवाज बननी पड़ेगी, सरकार के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी। श्याम पारिक जी ने बोला है 2013 असलम जी, के बारे में। जी जी राहुल जी बोलिए। अभी कमेंट में एक दो बच्चे पूछ रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन का जो मैटर चल रहा है, तो उनको मैं बता दूं कि 14 मार्च को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई है एक्स सर्विसमैन मैटर पे, और जो ओबीसी का जो आरक्षण कटौती की गई है उस पे। और जो राजस्थान पुलिस की जो पिछली भर्ती की अभ्यर्थी है, उनकी 11 तारीख को सुनवाई है। तो इस मामले में जो एक्स सर्विसमैन के जो भी जितने मैटर हैं, उसमें 42 याचिकाएं लगी हुई हैं। तो उन सबको केस को शायद 11 तारीख को अटैच करके सुनवाई होगी। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, यही चीजें एक्स सर्विसमैन का बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एक्स सर्विसमैन की वजह से, एक्स सर्विसमैन की वजह से नहीं, एक्स सर्विसमैन में दिए जाने वाले जो हॉरिजेंटल आरक्षण है, वर्टिकल दे दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ 12.5 की जगह 14% दिया जाए उनको। लेकिन बहुत सारे युवा जो बेरोजगार है, उनको पता नहीं उनकी सीटों के साथ सरकार किस प्रकार से ये रणनीति के तहत, मान लीजिए कुछ और मान लीजिए अलग प्रकार से, कई विभागों में कई भर्तियों में जनरल ओबीसी को सीटें नहीं मिली है। बताइए राहुल जी, इस बारे में थोड़ा विस्तृत से बताइए लोगों को। इसमें क्या है असलम जी, पहले 2018 से पहले आवाज कट रही है राहुल जी का थोड़ा सा। कट ऑफ बीएड शामिल होने पे कहां तक जाएगी रमेश जी और मुकेश जी, आपका क्या विचार है व्यक्तिगत? मुकेश जी तो सो गए। म्यूट है भाई मुकेश जी, आप म्यूट हटाओ। हाँ जी सर। जिस प्रकार से मैं देखो बता सर देता हूँ ऐसा। मुकेश जी, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ अपनी तरफ से, फिर हाँ आप जी, अपनी बोलिए दो बोलिए बातें बोलिए रखना। बोलिए साथियों, जिस बोलिए बोलिए बोलिए। जिस कमिश्नर वगैरह के कॉल वगैरह आते हैं, तो हम साथ में उनके नंबर वगैरह भी पूछते हैं। और जहां तक संभावना व्यक्त की जा रही है एडवोकेट के माध्यम से कि पेटिशनर के लिए ही आदेश जारी होगा, उस हिसाब से बीएड शामिल होते हुए जितनी कट ऑफ एसटीसी वालों अकेले की रहेगी, उससे 1 नंबर का फर्क बीएड वालों के सम्मिलित होने से पड़ सकता है। इससे ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। दो अब गुना आप से, जारी। 2 गुना से। 2 गुना से मतलब? अब 2 गुना की आई है, फिर 1 गुना की होगी, उससे होगा, या 2 गुना से 1 नंबर ज्यादा है, या दोनों? जो अंतिम रूप से कट ऑफ होगी, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, जनरल की 136 रहती है सिर्फ बीएसटीसी वालों को मानते हुए लेवल फर्स्ट के अंदर। तो बीएड वाले सम्मिलित होते हैं तो 137 रह सकती है। इससे ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा 1 गुना के अंदर। अच्छा अच्छा, 1 गुना से। हाँ मुकेश जी, आपका जी। क्या विचार है? देखो सर ऐसा है कि जहां मैंने एक न्यूज़पेपर की देखा था कि बता रहे थे 136 35 प्लस जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब नीचे आते हैं, जब 135 130 देखा जाएगा, तो 130 नंबर पे इतने युवा साथी होंगे, कम से कम 2 4 हजार तो इसीलिए 1 नंबर पे ही घुसे हुए होंगे। तो ज्यादा कट ऑफ नहीं है। मेरा मानना ये है कि जो ऊपर जैसे जैसे रेंज ऊपर है, जाएंगे लोग जैसे, कम होंगे। हाँ सही जी, बात है, ऊपर तो मेरा ऊपर मानना नंबर ये कम है। होंगे। हाँ, तो ये जो एक अखबार ने पता नहीं कहाँ से किस प्रकार से नशा किया, या मुझे नहीं पता, वो उनका खुद का मैटर है, कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने ये बताया कि 6 6 नंबर तो 6 नंबर ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस है, और 3 3 नंबर बताया उनका एससी और एसटी का। जबकि 119 गई है एससी की, एसटी गई 110। तो इतने नीचे नंबर है, तो उनकी ज्यादा बढ़ेगी सर।
कम बढ़ेगी उल्टा। जो मेरा मानना ये है 134 रहेगी फाइनल कट ऑफ वन में, 134 रहेगी लेवल फर्स्ट की जनरल के लिए, और 131 हो सकता है मे बी 132 का छू जाए, लेकिन 131 ही मान के चलो। 131 रहेगी ओबीसी की फाइनल कट ऑफ, वो भी बीएड दारी शामिल होने के बाद। केवल पिटिशनर की बात कर रहा हूं सर मैं। अगर सारे शामिल हो गए तो एक एक दो दो नंबर और बढ़ सकती है, अच्छा अच्छा। 131। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 128, 128। लेकिन 128 की 129 भी हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ज्यादा बढ़ेगी। और अपन अगर बात कर रहे हैं एससी की, एससी की लगभग ये मान के चलो 123 24 रहेगी, 24 24 के लगभग, 24 के। और एसटी की रहेगी 118, एसटी की 118 एक के लगभग। एक कमेंट आया है, किरोड़ी बाबा जी के लिए भी कुछ बोल दो असलम जी। तो किरोड़ी बाबा जी के लिए वैसे बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन मुख्य शब्द यही है कि जहां पे सारे दरबारों के रास्ते बंद हो जाते हैं वहां पे बाबा का दरबार लगता है, और जो सबको न्याय प्रदान करता है। राजस्थान का तमाम युवा बेरोजगार हो या फिर दीन दुखी हो, वो व्यक्ति वहां उस जिस दरबार में पहुंचता है, देवता रूपी वो दरबार है, और वो वहां से खाली नहीं आता है। किरोड़ी बाबा जी ने व्यक्तिगत तौर पे जब मुझे जरूरत पड़ी है तो उन्होंने हमेशा ही मुझे भी ये कहा कि बेटा तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और हमेशा युवा हित के मामले में वो हमेशा मेरे साथ रहे। और मैं जब मैंने देखा है किसी मंत्री एमएलए के घर पे वो भीड़ नहीं मिलेगी, भीड़ क्या दरवाजे बंद मिलते हैं, बाबा का दरबार वहां पे हमेशा खुला मिलता है। पहले बंगला नंबर 3 था एसएमएस के सामने, और अब जो वर्तमान में है, जो सिद्धार्थ नगर में जवाहर सर्किल के पास, वहां पे बाबा जी जब आए हैं तब से मैं कह रहा हूं कि भीड़ रहती है, और वहां पे तुरंत प्रभाव से फैसले लिए जाते हैं, और तुरंत प्रभाव से उनके फैसले के आधार पर लोगों के लिए काम होते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश होते हैं। ये किरोड़ी जी की ही नहीं, एक मैं कहता हूं कि उनको एक वरदान है, और जिस चीज में वो पहुंचे हैं वो चीजें पूरी होती है। कई लोग ये कह रहे थे कि कट ऑफ 140 प्लस 78,000 जिस प्रकार ने किरोड़ी जी ने बोला था लेवल प्रथम में, तो ये देखिए आप लोग सर, कि सर एक 130 छोटा सा प्लस मेरे काम, पचास छोटा सा परसेंट काम आ लोग गया है, तो इस वजह से 101, मैं एक ठीक बार कोई बात नहीं, चाहूंगा कि ओके सर, ओके। ठीक कोई ठीक 130 प्लस 50% जो जनरल से अधिक जो लोग हैं, यानी 31,000 लोग तो ऑन रिकॉर्ड आप लोगों को शो हो चुके हैं। दूसरी बात, अब 130 प्लस, और दूसरी बात यह कि अगर शामिल हो जाती है बीएड तो कितने लोग हैं। तो किरोड़ी जी ने जो कुछ बातें रखी है वो युवा हित के लिए रखी थी, लोग समझ नहीं रहे थे। लोगों को लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं, सब लोग स्वार्थ की राजनीति में स्वार्थ की बातों को छोड़ के बाहर नहीं निकले। और मैं आज वापस कह रहा हूं कि किरोड़ी जी जैसा रियल में जो व्यक्ति खुले में सो सकता है, संघर्ष कर सकता है, हर वर्ग को साथ सकता है, वो चीजें एक अलग ही है, उनका एक अलग प्रभाव है। और उनके बारे में अगर जितने भी हम बोले वो उतना कम है। जी रमेश जी, अगर आपके पास भी शब्द है तो दो तीन बिल्कुल मैं चाहता हूं कि बाबा के लिए रखें। एक ही लाइन बोलूंगा साथियों, बाबा लाएंगे क्रांति, और वो तभी संभव है जब युवा वर्ग उनके साथ रहेगा। आपके साथ बाबा हमेशा मिलेंगे, चाहे कोई अन्य मिले ना मिले। बस शर्त एक रहेगी, आपका मुद्दा सही होना चाहिए, युवा हित में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोलिए। राहुल जी बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हो, कभी और हो रहे हो, बताइए आप। को फोन पे फोन आ रहे हैं, तो क्या करें, अरे डू नॉट डिस्टर्ब मोड नेटवर्क में कट रख लो जाता फोन। है। असलम जी, वो क्या जी नाम है, बता रहा था आपको, एक्स मैटर पे वो 11 तारीख जी। को सुनवाई है। और 11 तारीख को राजस्थान पुलिस जो भर्ती पे 42 याचिकाएं लगी हुई है उनकी सुनवाई है। और 14 तारीख को ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई है। तो ये दोनों केस है अटैच हो गए हैं, क्योंकि जो ओबीसी आरक्षण वाला है उसमें एक्स सर्विसमैन का भी मैटर इंक्लूड है। और रही अच्छा बात अच्छा। तो रिट भर्ती लेवल फर्स्ट का मामला है, इसमें भी एक्स सर्विसमैन को हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। तो इसमें लगभग 2903 ऐसे पास किए बताए, एक्स सर्विसमैन और अदर कैटेगरी के। तो कम से कम 1100 एक्स सर्विसमैन मान के चलो। तो वो
सीटों का नुकसान नॉर्मल अभ्यर्थियों को जरूर होगा। जैसे राजस्थान पुलिस भर्ती में हुआ था, और सब इंस्पेक्टर भर्ती में हुआ था, लाइब्रेरियन भर्ती में हुआ था, हर भर्ती में ये नुकसान होगा। अच्छा अच्छा। मैंने एक भर्ती का रिजल्ट देखा था जिसमें जनरल और ओबीसी को कोई सीटें नहीं थी। तो वो ये राजस्थान शायद पुलिस वो भर्ती होना पड़ेगा, बिल्कुल लोगों 2019 को का पता मामला नहीं था। है। हम्म। हाँ, राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 का मामला था। जैसे कोटा ग्रामीण का रिजल्ट आया था, तो वहां पे ओबीसी का एक कैंडिडेट नहीं लगा था। ऐसे ही अजमेर से नहीं लगा था, ऐसे ही गंगानगर से नहीं लगा था, ऐसे ही चूरू से नहीं लगा था, ऐसे ही पाली से नहीं लगा था। ये 8-10 जिले हैं जहाँ से ओबीसी का एक भी बंदा नहीं लगा, और उनके मेरिट में नंबर आ रहे थे 75 में से 70 गुणितर 70 गुणितर। चलो अब राहुल बताइए जी, आप क्या करें। यानी कितने 100 में से 100 नंबर लिया था तो भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा। चलो। इसलिए सरकार सरकार को इस पे गौर करना चाहिए। जो पहले आरक्षण था उसी अनुसार भर्तियां चलनी चाहिए। कोई नहीं डाका जी, 11 तारीख की जो सुनवाई है उसका क्या रिजल्ट रहता है, क्या परिणाम रहता है, उसको देखें पहले। उसके बाद कुछ नहीं होता है तो असलम चौकीदार जिंदाबाद, बिठा देंगे सही मार्ग पे। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। फालतू की बातें सोच ग्यारह के थे। 11 तारीख को कुछ नतीजा होगा, जरूर नतीजा निकलेगा। कौन इसको लीड कौन कर रहा है, कौन से एडवोकेट है? इनको अलग अलग एडवोकेट हैं, जैसे रघुनंदन जी शर्मा जी भी हैं, राम प्रताप जी सैनी जी हैं, और एक दो वकील और हैं, वो लीड कर रहे हैं। चलो ठीक है राहुल जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया आप। धन्यवाद। हाँ अमित जी, कुछ कह रहे थे आप? दिनेश के अब प्रजापति जी करके। कुछ कह रहा था, मैं ही भूल गया क्या कह रहा था, याद ही नहीं है। चलो याद करके लाइव जुड़ जाना, आप तो लाइव खुद आ जाते हैं। वो मैंने तो वो अभी 4 नंबर लिंक वाली देखा। बताइए, वो क्या हो रहा है? पूरे राजस्थान का युवा क्या? जानना चाह रहा था। अरे, कोई युवा नहीं जानना चाह रहा। आपको सब कुछ पता है, खैर वो छोड़े उन सब बातों को तो। बाकी मैं चाहूंगा, आपने एक फोटो भेजी थी पूर्व में मुझे, एक गाड़ी के पास थे, आपके हाथ में डॉक्यूमेंट वगैरह थे, वो फोटो जरूर अपलोड करें। वो जीतने के बाद में। अच्छा। कौन सी? वॉल्वो वाली? 00। अच्छा समझ अच्छा, गए ठीक है आप। ठीक है। हम लोग बीएड बीएसटीसी मुद्दे पे जानना चाह रहे थे, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 8 तारीख को हमारी तरफ से मुकुल रोहतगी जी फाइनल है, वो उतरेंगे। पटवाले जी हमारे पे निर्भर करता है कि किस प्रकार से हमारे साथ युवा वर्ग का साथ जुड़ा होता है, उस आधार पे पटवाले जी अगर उतरते हैं। पिछली हियरिंग में हमने उतारा था, हम देवल बनर्जी को पिछले उससे पहले उतारे थे, उनकी भी हमारी कोशिश रहेगी। AOR जो ये हमारे अमित के पवन जी उतरेंगे, और क्या नाम है, नरेश जी कौशिक और वर्तमान जी कौशिक भी मौजूद रहेंगे। और पूरी कोशिश रहेंगी कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई करवा के युवा हित में हम फैसला ला सके। हमारी टीम की पूरा प्रयास रहेगा, जितने भी युवा साथी हमें जो लाइव जुड़े हैं, जितने युवा साथी हमसे जुड़े हैं, आपको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, एक सवाल आ रहा है बार बार, सैंडी शिपा करे याचिकाकर्ता बनने के लिए मुकेश जी दिवेश जी के नंबर। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये हम अब याचिकाकर्ता और अन्य नहीं बना रहे हैं। याचिकाकर्ता कल और परसों 2 दिन यानी 3 तारीख तक लास्ट होगा। उसके बाद कोई याचिकाकर्ता नहीं बनाएंगे। किसी भी प्रकार से कोई युवा अगर बनना चाहता है तो वो मुकेश जी से इनसे संपर्क करके बन जाए। उसके बाद में कुछ ही प्रकार का नहीं होगा, क्योंकि उसका बाद में नाम लिस्टेड नहीं हो सकता। और जितने भी युवा साथी है वो इस बात को समझे। सुरेश कुमार जी का कमेंट है, चलते चलते 2017 पात्रता में बोले। 2017 पात्रता और 2022-21 की जो पात्रता वाला जो मैटर है, वो एक अलग अब मैटर हो गया है। इसको एनसीटी ने आजीवन कर दिया है, और उसी के आधार पे आप इस बात को समझे कि ये जो अहम मुद्दा है अपनी इस नई भर्ती का, इस नई भर्ती में भी जो पात्रता परीक्षा है, वो ये जो भर्ती प्रक्रिया है वगैरह है, ये पात्रता ही रह गई है। अमूमन सारी की सारी पात्रता रह गई, और जो नई भर्ती है वो भी पात्रता में आ जाएगी। और लेवल प्रथम में उन लोगों को एलिजिबल करवा ही दिया था, आप लोगों को पता है। तो
इन सारी चीजों को हम पूरी कोशिश करेंगे, जो भी चीजें आप लोगों को सामने रख देंगे। और मुख्य बात यह है कि ये अब पात्रता का कोई औचित्य नहीं रहेगा इस बात पे, क्योंकि ये 2022 वाली भर्ती भी पात्रता परीक्षा हो जाएगी, और 90 नंबर तो आप लोग वैसे भी ले आएंगे। एक सवाल आ रहा है, रीट लेवल 2 बहाल करो सर। गुरजरलाल गुड्डा जी, तो ये भर्ती खत्म हो चुकी है, आप गलत मुद्दे पे जा रहे हैं। और मैं मानता हूं आप लोगों ने तैयारी की, आप लोगों ने मेहनत की है, और मेहनत कभी किसी की जाया नहीं होगी, और ईश्वर साथ देगा आपका। और हाँ, एक बड़ी बात ये थी कि आप लोगों ने रीट के आधार पे की थी मेहनत, अब एक और मुद्दे पे मेहनत करनी पड़ेगी आपको सेकंड पेपर की, ये सारी बातें हैं। और आज आपके सपने थे, आप लोग सेलेक्ट हो रहे थे, और कई लोगों की गलतियों की वजह से, कुछ लोगों की गलतियों की खामियाजा आप जैसे युवा साथी जिन्होंने तैयारी की उन लोगों को भी भुगतना पड़ा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों की मेहनत में दम था, बाजू में दम था, वो उन नंबरों को लेके आए थे, जो एक बहुत बड़े नंबर थे, बहुत अच्छे नंबर थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप में इतनी एबिलिटी है कि आप फिर से मेहनत करोगे, फिर से खड़े होंगे, और फिर से लड़ेंगे, और फिर से जीतेंगे। उन लोगों को सबक सिखाएंगे जिन लोगों ने गलत किया। अब एक बीएड और बीएसटीसी सवाल पर आ रहा है, कुछ समान विषय। हाँ, बोलता हूँ, एक और सवाल ले लेता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ। समान विषय के निवारते वाले पे मैं बताता हूँ कि यूजी पीजी में प्रमोशन के आधार पे दिक्कत आएगी, बाकी सीधी भर्ती में कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान में यही नियम है। हाँ, सभी बीएड एसएलपी बीएसटी ऑनलाइन कब कब होगी, तो ये सभी हो रही है, लगभग लगभग कुछ हो रही है, तो मुकेश जी से संपर्क कर लीजिए। बोलिए बोलिए रमेश जी, बोलिए, आप बोलिए, मैं बीच में दो और काट दिया आपने। बीएड बीएसटीसी विभाग को लेकर सीधी सी स्पष्ट सी बात बता देता हूं एक ही लाइन में। बीएसटीसी वालों की तरफ से जो आपको कहानी दिखाई जा रही है वो इस प्रकार से है। एक कहावत है मेरे लोकल लैंग्वेज में, भैंस सूनी तो घनी है, दूध ही कौन दे। बात बा है हम, उनकी तरफ से सब कुछ सही होगा, जनता ने सहयोग भी भरपूर किया है, हो सकता है उसमें से उन्होंने कुछ किया भी हो किसी प्रकार से, पर उनके पास जिस कारण से मूल उद्देश्य से जाना चाहिए कोर्ट के अंदर, कोर्ट में तथ्य चलते हैं, उनके पास वो तथ्य नहीं है। जिस प्रकार से भैंस की वैल्यू उसके दूध देने से है, ना कि उसकी सौंदर्यता से है, ठीक उसी प्रकार का सिस्टम बीएसटीसी वालों के साथ है। आप इसे समझ सकते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा मैं नहीं कहूंगा। आज तो आपने ब्लैक पहन रखा है। मैं तो लगभग ब्लैक में रहता हूँ, और आपने भी भंगवा पहन रखा है, इस चीज से अलग ही क्या मान सकते ये हैं रेड है, ये रेड है। से। ये क्या है कि इसमें ब्राइटनेस का इश्यू अलग है, भगवा का कोई मुझे दिक्कत भी नहीं है। कलर में क्या मजहब घर को घर बांटोगे, और कलर में क्या मजहब को बांटोगे, जब तिरंगे के पहला रंग भी भगवा या केसरिया होता है, और मेरे देश मजहब के अमन चैन का प्रतीक अब सफेद के आपने साथ नीचे, और जो कर दी। मुस्लिम माहौल का जो कलर है हरा, वो मिल जाता है तो पूरा देश बन जाता है। मुझे इन चीजों में बांटने की, रंग में बांटने की बजाय मेरे घर पे तिरंगा रहने दो आप, मैं ये मानता हूँ। अरे भाई साहब, चलो खैर, आपने गलत संदर्भ में लिया है इस बात को, तो मैं पुनः लेता हूँ अपने शब्दों को वापस। आप हमेशा गलती क्यों मान लेते हो? आप ऐसा काम ही ना किया अगर उससे गलती माननी पड़े आपको। ठीक है आगे भाई बोलिए। साहब, लंबा लाइव ना क्या करो है? इन्हीं शब्दों को। ओके ओके, शुक्रिया जितने भी युवा साथी में से जुड़े पूरे लाइव के माध्यम से। सवाल यही है, रीट बहाल होगी या नहीं होगी? मेरे हिसाब से नहीं होगी दोस्त, आप गलत वे में जा रहे हैं। सरकार का कोई मंशा नहीं है, सरकार के पास पावर होती है, और कई लोग कह रहे हैं कोर्ट से हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो ये भी गलत है। कोर्ट की जो भाषा है वो गलत है। आप लोग जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये जो भर्ती का जो मुद्दा है, इसमें सरकार के पास पावर है, इसको खत्म करने का, भर्ती को रद्द करने का, आगे बढ़ाने का सरकार कर चुकी है, बदल चुकी है। धन्यवाद जितने भी युवा साथी पैसे जुड़े। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।